Hi, Hello, sir. how are you? I'm fine, sir. How are you? All good. So, 20 साल की उम्र में मशीन लर्निंग डेवलपर बनने का राज क्या है? So, where you are going to see yourself in the next 5 years and what you want to do in your life? सर देखिए, अगर मैं एआई मॉडल रहता तो मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बता पाता। ये जस्ट अभी एक थिंकिंग आया तो हम मैंने आपसे शेयर किया। अगर हो पाएगा देन फ्यूचर में हम कुछ लॉन्च करेंगे। आज के टाइम पे एआई खुद का बनाना इज नॉट अ बिग डील। Hello everyone. Do you know everyone talk about AI but few of actually understand what happens under the hood. The late night debugging, the model failure and the moments when neural networks gets converted into the magic. So today we have with us Arfaz Sheikh. He is the AI ML developer and he has around 2 years of experience, not the project based but the product based. Whether you are student or industry professional wants to start your career in AI ML, so this podcast for you. Hi, Hello, sir. how are you? I'm fine, sir. How are you? All good. So 20 साल की उम्र में मशीन लर्निंग डेवलपर बनने का राज क्या है? बस सर यही कहूंगा कि इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, कि आज के टाइम पे लोग प्रोग्रामिंग को एज ए सब्जेक्ट देखते हैं, अच्छा, बट मैंने प्रोग्रामिंग को एज एन इंटरेस्ट लिया। मीन्स एक क्यूरोसिटी जगी थी जब मैंने एडिशन ऑफ टू नंबर्स का कोड किया था रन। उसके बाद से मैं सोचा एडिशन ही क्यों, आगे क्यों नहीं, जो बाकी लोग कर रहे हैं मैं वो चीज ट्राई करता हूँ। बाकी लोग कर रहे हैं इन द सेंस मतलब बाकी लोग क्या करते हैं जो 20 साल की उम्र में डेवलपर नहीं बन पाते और आप डेवलपर बन गए? सो बाकी लोग के नजरिए में यही कहूंगा कि बाकी लोग जो है उन लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, उन लोग का पर्सपेक्टिव रहता है एक टॉपिक मिला है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है और सबमिट करना है। बट मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि एक प्रॉब्लम मिली है और उसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। ओके, सेम इसी वे में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बाकी लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और वो देख के कोई और खुश होता है, दूसरा कोई खुश होता है, उसको देख के वो खुश होते हैं, राइट? बट अकॉर्डिंग टू यू, ओके, कौन कौन सा मेन फैक्टर है आपकी ये एमएल जर्नी के अंदर, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जो कुछ भी दूसरी लाइब्रेरी ओरिएंटेड थिंग्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डीप लर्निंग में काम करना है देन यू टू वर्क विद द CNN एंड आपको सीक्वेंशियल एल्गोरिदम पे काम करना होता है। तो क्या होता है एक प्रॉपर वर्क फ्लो जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होता है? सबसे पहली बात तो यही कहूंगा कि मशीन लर्निंग जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, अभी आज के टाइम पे लोग मुझे एमएल करना है, मुझे एआई एमएल करना है, ये सोचते हैं, लेकिन उन लोग को ये भी नहीं मालूम है कि मशीन लर्निंग में बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स चलता है और मशीन लर्निंग जो है वो टोटली डेटा पे डिपेंड रहता है। आप मॉडल कितने भी अच्छे ट्रेन कर लो, अगर मैं कोई डेटा लेता हूँ, मैंने उस पर मॉडल ट्रेन किया, अगर 100% मुझे वैलिडेशन एक्यूरेसी मिल रही है मॉडल की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मॉडल अच्छे से परफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि ओवर फिटिंग हो गई है। अभी लोगों ने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं देखते हैं जब एमएल में वर्क करते हैं। उन लोग को ये रहता है हम लोग मॉडल सिलेक्ट करेंगे और हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब डेटा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर डेटा हमारा एक्यूरेट नहीं है, अगर मैं एप्पल की फोटो दे रहा हूँ मॉडल को और मैं लेबल दिया हूँ पाइनएप्पल का, तो मेरा मॉडल तो एक्यूरेट रहेगा, लेकिन वो डिटेक्ट क्या करेगा? पाइनएप्पल लेबल डिटेक्ट करेगा, एप्पल को वो पाइनएप्पल नेम करेगा। तो ये जो रहता है ये इनएक्यूरेसी रहती है। ओके, तो यही चीज लोग देखते नहीं है, लोग डेटा हैंडलिंग देखते नहीं है, बस मॉडल ट्रेनिंग और एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं। ओके। और मॉडल सिलेक्शन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो हमें फोकस करना होता है? मॉडल सिलेक्शन की जब बात करते हैं
तो हमें हमारा मेन फोकस रहता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विथ। अगर हम लोग लेट जैसे अगर हम लोग टेक्स्ट डेटा से डील कर रहे हैं, अगर हम लोग स्ट्रिंग से डील कर रहे हैं, वर्ड से, तो सबसे पहले हम लोग को टोकनाइजिंग मॉडल्स यूज करने पड़ेंगे। कि अगर हम लोग वर्ड्स को न्यूमेरिकल टोकन में अगर कन्वर्ट नहीं कर रहे तो हमारा मॉडल तो ट्रेन होगा ही नहीं। तो मॉडल सिलेक्शन में हमारा मेन फोकस रहना चाहिए डेटा के टाइप के ऊपर और कौन सा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है। ये तो एक बेसिक आइडिया है, बट इसके अलावा टेक्निकल वे में हम लोग देखेंगे तो हमारा मेन फोकस रहना चाहिए कि व्हाट आवर मॉडल इज डूइंग, कि सुपरवाइज लर्निंग करना है, अनसुपरवाइज लर्निंग करना है। सुपरवाइज में हमें रिग्रेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है, और अनसुपरवाइज में हमें क्लस्टरिंग करना है या पैरामीटर से डील करना है। तो ये मेन चीजें रहनी चाहिए। हायरार्की के थ्रू हम लोग को मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके ओके। सो जैसे भी अभी आपने नाम सुना होगा, फैंग करके कंपनी बोलते हैं, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल। तो ऐसी सब कंपनियों में देखें कि एमएल का कितना रोल होगा, एमएल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऐसे सब टेक्नोलॉजी का कितना रोल होगा। जैसे कंपनियां अपने आप को बहुत ही प्रोडक्ट ओरिएंटेड बोलती हैं, ओके, और अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो एज अ एमएल इंजीनियर और एज अ एमएल डेवलपर किस चीज पे फोकस करना होगा। और आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अमेजन का कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो कि वहां पे वो लोग एमएल का यूज ऐसे करते हैं, नेटफ्लिक्स में एमएल का यूज ऐसे किया जाता है, गूगल अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज ऐसे करता है। सो दैट अपने ऑडियंस को ये मालूम पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, लोग क्यों एआईएमएल में एडमिशंस ले रहे हैं, क्यों एवरी कॉलेजेस जो है एआईएमएल का डिपार्टमेंट ओपन कर रहे हैं, उसको छोड़ के उनके पास वो रिसोर्सेज है या नहीं है पढ़ाने के लिए, लेकिन एवरी कॉलेजेस आर ओपनिंग एआईएमएल डिपार्टमेंट इनटू देयर कॉलेजेस। सो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है? देखिए सर, सबसे पहले अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उन्हें अगर ग्रोथ करना है तो सबसे पहले उन लोग को अपने सॉफ्टवेयर को इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा। जिससे मीन्स यूजर्स को लगे कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए ही बना है, ये सॉफ्टवेयर हमारी मदद कर रहा है। तो यहाँ पे एमएल का रोल आता है। कि अगर हम लोग अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे अगर हम लोग सीरीज देखते हैं तो हमें मालूम है कि अगर हम लोग थ्रिलर सीरीज देखे, कोई थ्रिलर जॉनर की सीरीज हम लोग ने देखे, तो नेटफ्लिक्स हम लोग को उस हिसाब से कि मेरे पास्ट 5 सीरीज जो मैंने देखे वो थ्रिलर है, तो आगे भी हम लोग को सजेशन में थ्रिलर सीरीज सजेस्ट करेगा। अगर मैंने 5 सीरीज में मैंने 2 सीरीज थ्रिलर देखी है, 3 कॉमेडी देखी है, तो वो थ्रिलर कॉमेडी का मिक्सचर मुझे सजेस्ट करेगा। तो इससे मुझे क्या रहेगा कि ये जो है नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म जो है वो मेरे लिए बना है। और रही बात की मशीन लर्निंग में, अगर हम लोग को स्कोप देखना है, अगर हम लोग को इंडस्ट्रीज में एंटर करना है, तो हमें मैथ्स की तो नॉलेज रहनी चाहिए। मैथ्स की नॉलेज इन द सेंस कुछ भी एक इलेबोरेशन कर सकते हो कि मैथ्स की नॉलेज ये वाले वे में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जो हमने 8-9 में पढ़ लिया, लोगों को ये फील ही नहीं होता कि मैथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है, हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं। एज लाइक अगर हमें इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो मैथ्स कंपलसरी रखा गया है, बीएससी आईटी में एडमिशन लेना है तो मैथ्स कंपलसरी रखा गया है। तो क्या है इसका रीजन? अगर आपको एक थोड़ा सा इलेबोरेशन करना है तो कैसे आप बता पाओगे कि मैथ्स का इंपॉर्टेंस ये है? देखिए, इंजीनियरिंग में मैथ्स तो कंपलसरी है, कोई भी ब्रांच में आप जाओ, लेकिन क्यों है वो हम लोग को समझना नहीं है जब तक हम लोग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते। अभी हम लोग ने मीन सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उन लोग ने M3 में रिग्रेशन लाइंस पढ़ा होगा। लाइन ऑफ रिग्रेशन का इक्वेशन रहता है y = a + bx। तो उन लोग को लग रहा है ये इक्वेशन का कुछ मतलब नहीं है, हम लोग मीन्स नॉर्मल इक्वेशन निकाल रहे हैं, उससे हम लोग को वैल्यूज मिल रही है। लेकिन एमएल के जो बेसिक एल्गोरिथम रहते हैं, लेट जस्ट से लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही इसके ऊपर बेस्ड है। y = a + mx। a हमारा इनिशियल रहता है और mx हमारा m मतलब स्लोप रहता है, और x मतलब हमारा x कितना वेरी करेगा, उससे हम लोग को एक प्रिडिक्शन मिलता है। तो ये चीज यहाँ पे अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो हम लोग को मालूम पड़ेगा। आज के टाइम पे जो अगर एमएल सीख रहा है उन लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, साइकिट-लर्न लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे और उसमें से हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल इंपोर्ट कर लेंगे और डायरेक्टली इनिशियलाइज करके यूज कर लेंगे।
लेकिन अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझोगे तो हम लोग को इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज हम लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके। तो एमएल के जितने भी मॉडल्स है सब मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप मैथमेटिक्स ही नहीं देख रहे हो तो आपको एमएल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। आप इम्प्लीमेंट तो कर लोगे लेकिन सिर्फ प्रोजेक्ट लेवल पे। सो प्रोजेक्ट्स लेवल, लेकिन स्टार्ट तो स्टूडेंट का प्रोजेक्ट्स लेवल से ही होता है ना। सो अगर हम देखें कि जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और जो दूसरे स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको एमएल के अंदर जाना है, जाके मतलब कुछ करना है एमएल के अंदर, तो कहाँ से उनको स्टार्ट करना चाहिए और कौन से लेवल से उनको एंट्री लेना चाहिए? स्टार्टिंग जो रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट प्रोजेक्ट से रहता है। लेकिन यही पे मीन्स आधा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ड्रॉप हो जाता है कि प्रोजेक्ट्स का हम दो पर्सपेक्टिव रहते हैं। एक तो जो स्टाफ लोग स्टूडेंट्स को असाइन करते हैं और दूसरा जो स्टूडेंट्स डेडिकेशन के साथ करते हैं। अब हर एक सेमेस्टर में इंजीनियरिंग में मिनी प्रोजेक्ट रहता है। डिप्लोमा में देखेंगे तो माइक्रो प्रोजेक्ट रहता है। वो क्यों रहता है? ताकि हम लोग जो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाए। अब इसमें ये होता है कि जो है स्टूडेंट्स उन लोग जीयूआई बेस्ड कैलकुलेटर बना के ला देते हैं। तो ये जो है ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, इसको हम लोग प्रोजेक्ट बोलेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट है जो स्टूडेंट्स को टीचर्स ने असाइन किया है, मीन्स एज ए फॉर्मेलिटी। लेकिन यहीं पे वो स्टूडेंट्स रहेंगे जो खुद का एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, जो खुद का एक लॉजिकल थिंकिंग कुछ मॉडल बनाएंगे। तो ये जो रहता है ये प्रोजेक्ट हमारे डेडिकेशन बेस्ड रहते हैं। तो एज ए बिगिनर लेवल हम लोग को ये सोचना चाहिए कि डेडिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन असाइनमेंट्स। आपको जो असाइन किया जा रहा है उससे बेहतर है कि आप अपने डेडिकेटेड वर्क को फॉलो करो। और रही बात कि अगर किसी को एमएल फॉलो करना है तो आई वुड सजेस्ट कि जो बुक्स है, आज के टाइम पे लोग यूट्यूब देखते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यही बोलूंगा कि यूट्यूब पे लोग उतना ही प्रोवाइड करते हैं जितना उन लोग कर पाते हैं। लेकिन बुक्स जो है, बुक्स में जितनी रिसर्च होती है सारी की सारी बुक्स में अवेलेबल रहती है। तो इसलिए बुक्स को हम लोग को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। और बुक्स में ओरेली पब्लिकेशन जो है वो फाइनेस्ट बुक बनाता है अकॉर्डिंग टू मी। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स उसमें बहुत ही इजीली समझाए गए। सो और एक क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में होता था, नाउअडेज इफ यू थिंक अबाउट अराउंड 80 to 90% ऑफ कॉलेजेस, दे आर including AI ML department inside their branches. So what will be your suggestion for the faculties so that they can guide well for their student, those who are going to take the admission? So what will be your suggestion for the professor, especially for the AI ML department? देखिए सर, आज के टाइम पे हर एक कॉलेज AIML इसलिए इंक्लूड कर रहा है, उसका एक मेजर रीजन है कि इन 2025 आज के टाइम पे जो AIML का मार्केट है वो 93.25 बिलियन डॉलर से भरा हुआ है। लेकिन जब एनालिसिस किया गया तो 2030 में यही मार्केट 200 बिलियन डॉलर्स टच करेगा। तो जो ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं ये बहुत ही नोटिसेबल ग्रोथ है। तो इसलिए यही रीजन की वजह से हर एक कॉलेज AIML को इंटीग्रेट कर रहा है अपने कोर्सेस में। अब जब बात आती है कि स्टाफ्स लोग को मीन्स क्या पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए AIML पढ़ाते हुए, तो मेन हमारे नजरिए में ये रहना चाहिए कि AIML जब हम लोग पढ़ा रहे तो जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स कवर हो, जरूरी है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने में और कवर होने में बहुत ही डिफरेंस रहता है। एग्जाम के लिए आप कॉन्सेप्ट्स कवर तो कर पाओगे कि एग्जाम में आप पास हो सको, लेकिन जब हम लोग को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना रहेगा, जब तक हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मतलब कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट वे रहेगा, या कौन कौन से रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स रहेंगे या प्रैक्टिकल कंडक्ट करने रहेंगे जिससे उनको ये चीज मालूम पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा क्लियर हो सकता है? एक मैंने रिसेंटली जब सेशन लिया था एक कॉलेज में, तो उसमें मैंने एक इंटरेक्टिव वे बताया था जिससे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था एमएल का। तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट किया है बच्चों में, इंटरेक्टिव था एकदम। एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं हम लोग, एक गूगल फॉर्म बनाओ, बच्चों में सर्कुलेट करो, जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग फॉर्म फिल करेंगे,
लाइव हम लोग प्रोजेक्टर पे वो जो फॉर्म फिल हुआ है उसका डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। मीन्स हम लोग लेट जिससे उनका आवर्स ऑफ स्टडी, कितने घंटे वो पढ़ते हैं और कितना परसेंट वो स्कोर कर रहे हैं, ये दो चीज हम लोग उनसे इनपुट लेंगे बच्चों से। ये दो चीज हम लोग इनपुट लेंगे, लाइव उन लोग को डेटा दिखेगा प्रोजेक्टर पे, लाइव डेटा दिखेगा, फिर हम लोग उनके सामने ही मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे बेसिक मॉडल लीनियर रिग्रेशन का ही, क्योंकि वो इजीएस्ट रहता है समझने के लिए। अगर यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर बिल्डिंग की नींव ही अच्छी नहीं रहेगी तो बिल्डिंग तो कोलैप्स हो जाएगी। तो वही बात है, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे अगर हम लोग मॉडल को प्रिडिक्ट करने बोलेंगे कि अगर कोई बच्चा है वो 8 आवर्स पढ़ा है तो क्या वो पास होगा, तो मॉडल प्रिडिक्ट करके बताएगा। तो ये बच्चों को लाइव दिखेगा और ये इंटरेक्टिव भी रहेगा। ओके, सो एज लाइक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स हमें कवर करना पड़ेगा एज मच एज पॉसिबल। ओके, फाइन। और अदर देन दैट, आपका ट्रिगर पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ कि आपको एमएल स्टार्ट करना है या पाइथन्स के प्रोजेक्ट्स करने हैं? कहाँ से ये चीज आपके दिमाग में आई? एक्चुअली मैंने ये बात आज तक किसी को बताई नहीं है कि मुझे क्या ट्रिगर किया एमएल चूज करने के लिए। तो मेरे एक सीनियर है, मीन्स मेरे अच्छे फ्रेंड है, उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था डिप्लोमा में। तो उनका जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि जो हमारा प्रॉपर्टी का ये रहता है वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी प्राइस प्रिडिक्शन था कि आज से 10 साल बाद 15 साल बाद प्रॉपर्टी का प्राइस क्या रहेगा। तो उनके इसमें जो थी वैल्यूएशन माइनस में आ रही, नेगेटिव वैल्यूज में। सो वो मेरे सामने सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे बहुत हेल्पलेस फील हुआ कि काश मुझे एमएल आता, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता। तो उस दिन से ही मैंने एमएल का बेसिक्स देखना चालू किया और जब इम्प्लीमेंटेशन किया तो मेरा इंटरेस्ट डे टू डे बढ़ता गया। ओके, सो वो प्रोजेक्ट्स के बाद फिर आपने क्या किया? मैंने उसके बाद डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाए। सबसे पहले तो मैंने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बनाए। जो भी मीन्स मैंने मॉडल्स देखे, जितने मॉडल्स मेरे को लगे कि बेसिक करना चाहिए वो मैंने करे, और जो मुझे नहीं मैंने देखे मैंने उनके बारे में भी एक ओवरव्यू देखा। तो जो मुझे ऐसे लगे कि इजीएस्ट है, सिंपलेस्ट है समझने के लिए, उनको मैंने इम्प्लीमेंट किया। वो जब इम्प्लीमेंट हुए मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए जीयूआई बेस्ड। फिर उसके बाद मैंने डीप लर्निंग स्विच किया। डीप लर्निंग में मैंने CNN बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया। तो उसके बाद मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिला, क्योंकि मेरे साथ वालों में डीप लर्निंग किसी को नहीं आता था। तो वो एक सुपीरियरिटी फील होती है, खुद को मीन्स जैसे सुपीरियर फील आती है कि मुझे आता है, तो वो मुझे मोटिवेट किया। So from nowadays, if you are going to think, okay, 1-2 साल पहले क्या होता था कि लोग डायरेक्टली दे गो इनटू कंप्यूटर डिपार्टमेंट। ओके, डायरेक्टली दे टेक एडमिशन इनटू द कंप्यूटर डिपार्टमेंट। बट अभी क्या हो रहा है, AIML अंदर आ गया। ओके, everyone trying to go inside AIML data science kind of a things. So what kind of a things are required before going into the AIML department, और कैसा मतलब स्टूडेंट को AIML में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनको खुद ही पता नहीं होता है। तो कौन सा लाइक हम बोलते हैं ना कि ये एक्स फैक्टर होना चाहिए, देन ओनली वी कैन गो इनटू द AIML डिपार्टमेंट। तो वो हिसाब से आप क्या बोलोगे उन स्टूडेंट को? अभी एडमिशन का टाइम भी चल रहा है। देखिए, ब्रांचेस जो रहते हैं कंप्यूटर, AIML, IT हो गए, तो सबसे ज्यादा फोकस तो आज के टाइम पे कंप्यूटर AIML में चल रहा है। AIML के दूसरे भी ब्रांचेस है, AIDS एंड ऑल। बट मैं तो यही बोलूंगा कि सेकेंड ईयर तक, थर्ड ईयर तक बोल सकते, थर्ड ईयर तक ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम है। ओके, सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग का एडमिशन लेना है तो हम लोग एडमिशन इसलिए लेते ताकि मेनली हमारे पास एक डिग्री मिले। वो डिग्री के ऊपर लिखा रहेगा कि AIML में किया है कि कंप्यूटर में किया है, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस रहेगा फ्यूचर में हमारे। अगर मुझे इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में या ऑगमेंटेड रियलिटी में, या मुझे इंटरेस्ट है ऐप डेवलपमेंट में, तो मुझे कंप्यूटर लेना चाहिए। लेकिन अगर मेरा कोर इंटरेस्ट सिर्फ AIML में,
मुझे AI/ML के अलावा कोई ब्रांच मेरे फ्यूचर में नहीं रखनी है। वो एक कोट है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। अगर ये चीज आप ध्यान में रखते हो, अगर आप हर एक चीज में घुसना चाहोगे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो आप कंप्यूटर में जा सकते हो कि AI/ML का भी बेसिक्स नॉलेज है, फिर मुझे वेब डेवलपमेंट का भी है, AR/VR का भी है, IoT का भी है, तो मैं कंप्यूटर में जा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे मास्टर बनना है मेरी फील्ड में AI/ML में, तो आई शुड गो विद AI/ML। मुझे सिर्फ AI/ML में जाना चाहिए क्योंकि मेरा फ्यूचर उस पर डिपेंड है। ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अभी जो कॉलेजेस ने नया ब्रांच ओपन किया है AI/ML, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड उनका वो सीट्स फुल हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड एंड ऑल। बट स्टूडेंट को समझेगा कैसे कि मेरे को वो AI/ML में इंटरेस्ट है? वो ट्रिगर पॉइंट कहाँ से आएगा कि लाइक आई हैव टू गो इनटू द AI/ML और मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ जा रहा है। अब ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड्स की वजह से तो उनका कॉलेज की तो सीट्स फुल हो जा रही है। कॉलेज के पास रिसोर्सेज है या नहीं है वो कोई नहीं देखता है। स्टूडेंट फर्स्ट टू टेक द एडमिशन एट लाइक ब्रांच वाइज। तो स्टूडेंट को किस चीज पे फोकस करना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा AI/ML? देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट्स जो रहते हैं 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, तो उन्हें हर एक सब्जेक्ट रहता है। इंग्लिश रहता है, साइंस रहता है, साइंस में बायोलॉजी रहता है, केमिस्ट्री रहता है, फिजिक्स रहता है। तो ये 3 चीज रहती है। केमिस्ट्री, यस, मैथमेटिक्स भी रहता है, लेकिन जो मेन फैक्टर्स रहते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 4 चीज के ऊपर हम लोग अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अगर मुझे बायो में इंटरेस्ट रहता है तो मैं MBBS में जाता हूँ, जैसे डॉक्टर में जाता हूँ। अगर मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट रहता है या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रहता है तो मैं वो पर्टिकुलर फील्ड में जाता हूँ। तो यही चीज है, हम लोग को एक बेसिक आइडिया रहता है 10th में, इसलिए हम लोग 11th-12th में हमारी फील्ड डिसाइड करते हैं। तो जब हमारा 12th हो जाता है तो हमारे पास एक टाइम रहता है, टाइम पीरियड रहता है, इसमें रिजल्ट आता है, फिर एडमिशन हमारे ओपन होते हैं, फॉर्म फिलिंग एंड ऑल। तो वो टाइम में हम लोग को एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेना चाहिए, और ओवरव्यू जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। लेकिन आज के टाइम पे होता ही है ना कि बच्चे लोग देखते हैं भाई मेरा दोस्त ले रहा है AI/ML में, मैं भी चले जाता हूँ, साथ में 4 साल हम लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर होता ही है कि 4 साल बाद मेरे दोस्त को तो इंटरेस्ट था AI/ML में, उसकी प्लेसमेंट लग गई, मैं बैठा हूँ बेरोजगार। तो यही चीज हो जाती है। और एक चीज ट्रिगर्ड की थी, और व्हाट वी कैन से, एक चीज मैंने भी ये फील किया है कि नाउअडेज स्टूडेंट्स आर यूजिंग ChatGPT। ओके, कुछ और चीज यूज करना आए या ना आए, लेकिन उनको ChatGPT पहले उनके ब्राउजर में दिखता है। करेक्ट। तो उसके हिसाब से भी अगर वो कभी कभी सोचते हैं कि ChatGPT कैसे बना होगा या कैसे बनाया गया होगा, इसके पीछे का कुछ अगर आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि ChatGPT का ये एल्गोरिदम है, ओके, और इस पे ये वाली चीज काम कर सकते, स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, हम कुछ टाइप कर रहे हैं, सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, देन वी नीड टू गो इनटू द AI/ML डिपार्टमेंट। अंडरस्टूड? बट इसके पीछे वो एल्गोरिदम काम कैसे करता है, अगर कुछ आप थोड़ा बहुत बता पाओ। देखिए सर, ChatGPT जो रहता है वो बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा ChatGPT मत यूज करो। AI यूज करना आज के टाइम पे एसेंशियल है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है वो हमें मालूम रहना चाहिए। अगर आप प्रोग्रामर हो या आप स्टूडेंट हो, आप खुद की रिसर्च ही नहीं कर रहे, कुछ स्टडी नहीं कर रहे, बुक्स रिफर नहीं कर रहे, डायरेक्टली ChatGPT पे जा रहे हो, आंसर सर्च कर रहे हो, तो वो बहुत गलत है। हम लोग को ChatGPT एज एन असिस्टेंट यूज करना है, एज अ हमारा मीन्स हमारा माइंड की तरह हम लोग को यूज नहीं करना है कि हमारा एक वो पर्सनल काम सब करके दे। आज के टाइम पे लोग लाइफ डिसीजंस भी ChatGPT से पूछते हैं। तो इसमें एक ये चीज फैक्टर जो ChatGPT का आपने वर्किंग पूछा, लोग देखते नाम है ChatGPT, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GPT भी बोलते हैं, लेकिन ये रहता क्या, कभी फुल फॉर्म किसी ने सोचा नहीं है। तो ये जो ChatGPT रहता है ये टोटली GPT मॉडल के ऊपर वर्क करता है। GPT का जो फुल फॉर्म रहता है वो कभी हम लोग ने सोचा नहीं। GPT का फुल फॉर्म रहता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो जब NLP हमारा आया था, NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जब आया था, तो हम लोग बेसिक मॉडल यूज करते थे। उसके बाद जब डीप लर्निंग आया, उसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी आई। तो ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके OpenAI जो कंपनी है, उन लोग ने उनका एक खुद का मॉडल बनाया GPT। सिमिलरली गूगल का जो डीप माइंड है, उन लोग ने बार्ट मॉडल बनाया था।
तो ये मल्टीपल मॉडल्स हमारे पास बन गए। बार्ट का उन लोग ने आज के टाइम पे जेमिनाई कर दिया है, और जीपीटी का हमारे पास चैट जीपीटी, जिसके मॉडल्स कुछ डेज में अपडेट होते रहते हैं। आज के टाइम पे हम लोग के पास रिसेंट मॉडल 4o है। तो जितने लेटेस्ट हम लोग को मॉडल्स मिल रहे हैं, उतना हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि जीपीटी के मॉडल्स कितने एक्यूरेट और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, कितने ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है, ये बेसिक इसका वर्किंग में यही बोलूंगा कि जो हम लोग टेक्स्ट इनपुट देते हैं वो उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, और आगे उसके ऊपर मैथमेटिकल वर्किंग ही होता है। तो टोटल जो वर्किंग है वो मैथमेटिकल होता है। और एक और सब्जेक्ट जो रहता है इंजीनियरिंग में, जो स्टूडेंट्स लोग कंसिडर नहीं करते, बहुत इजी समझ के छोड़ देते हैं कि भाई पास हो जाऊंगा, स्कोर कर लूंगा, सब्जेक्ट को भूल जाओ, वो सब्जेक्ट है डीएसजीटी, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ थ्योरी। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये मशीन लर्निंग का एक बेस स्टोन हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राफ थ्योरी जो रहता है उसके ऊपर से हमारे मॉडल डिजाइन होते हैं। जो मॉलकॉम मॉडल्स रहते हैं वो सब जो है वो ग्राफ थ्योरी के ऊपर से डिजाइन होते हैं। तो हम लोग ये सब चीजों को ध्यान नहीं देते, और हम लोग AIML सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने का सोचते हैं, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो सपोर्ट करते हैं AIML को। Okay. And as a productive, I just want to ask one question: which is better, ChatGPT or Gemini? मुझे लगा था ये क्वेश्चन आप पूछोगे सर कि चैट जीपीटी या जेमिनाई। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन जेमिनाई का जो रिसेंट मॉडल निकला है 2.5 फ्लैश मॉडल, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें हम लोग एक प्रॉम्प्ट देंगे तो सीधा वो हम लोग को एनिमेशन के साथ वेबसाइट डिजाइन करके देगा, और वेबसाइट जो बनेगी वो हमारे ब्राउजर में ही सेम, मतलब जेमिनाई के इसमें साइड में एक फ्रेम ओपन होगी और उसमें हम लोग को एक डिप्लॉयड वर्जन दिखेगा वो वेबसाइट का। तो ये बहुत ही इंटरेक्टिव चीज इन लोग ने ला दिया। प्लस चैट जीपीटी का जो मींस प्रीमियम वाले मॉडल्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन एज अ एंड यूजर मींस एज अ स्टूडेंट लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वो हम लोग अगर कमर्शियल वर्क में जा रहे तो हम लोग प्रीमियम वर्जन को खरीद सकते हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट हम लोग प्रीमियम वर्जन नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में जेमिनाई इज बेटर, क्योंकि अगर आप मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, आप जीपीटी को फोटो भेजो, जीपीटी उसको एनालाइज करेगा, आपको बताएगा आउटकम, लेकिन वो आपको गलती भी बताएगा, लेकिन वो क्या थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि एक रिस्पॉन्स में वो एक गलती बताएगा, या गलतियां बताने के लिए वो एक रिस्पॉन्स तो लेगा। बट जेमिनाई का एक रिसेंट फीचर है जो उसने सबके लिए फ्री कर दिया है। जब हम लोग प्लस बटन पे दबाएंगे जेमिनाई ऐप में, तो एक हम लोग को लाइव कॉल का ऑप्शन दे देगा। लाइव कॉल में डायरेक्टली हम लोग हमारा कैमरा ऑन करके हम लोग जेमिनाई को पूछ सकते हैं, मतलब जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट पे मिस्टेक है, तो मैं फिंगर रखूंगा ये पॉइंट पर, बोलूंगा जेमिनाई इधर मेरी क्या गलती हुई है, व्हाट्स द मिस्टेक हियर। तो जेमिनाई हम लोग को बताएगा कि ये पार्ट में क्वेश्चन के जो आपने सॉल्यूशन लिखा है उसके ये पार्ट में आपकी ये पर्टिकुलर मिस्टेक हुई है, और वो ऑन स्क्रीन आपको सोल्यूशन भी बताएगा। तो ये ज्यादा इंटरेक्टिव वे में जेमिनाई ने आपको एक मॉडल में प्रेजेंट किया है। So ये जो रियल टाइम वीडियो डिटेक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर जेमिनी ने ऐड किया है, ये वर्क कैसे करता होगा? अगर कुछ है दिमाग में आपके, थोड़ा सा बता सको, सो दैट बैकएंड हमें समझ में आएगा, हमारे ऑडियंस को समझ में आएगा। ये जेमिनाई का जो लाइव कैमरा वाला फीचर है उसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है। वो करता क्या है कि जब हम लोग वीडियो ऑन करते हैं, जब हम लोग बोलेंगे सी द वीडियो स्ट्रीम, या हम लोग बोलेंगे कि व्हाट्स द मिस्टेक, तो पर्टिकुलर टाइम पे फोटो क्लिक कर लेगा और वो फोटो के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। हमारा जो नॉर्मली डीप लर्निंग में या AIML में हम लोग वीडियो से जो डील करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग वीडियो इनपुट दे देते हैं सीधा मॉडल को, हम लोग हर एक फ्रेम के फोटोज देते हैं और फोटो के ऊपर वर्क करता है हमारा मॉडल, और उसके ऊपर से आउटपुट देता है। जेमिनाई की इसमें खास बात ये कि वो कॉल के दौरान, कॉल जब हमारा चालू रहेगा तभी वो फोटो क्लिक करके इतना फास्ट प्रोसेसिंग करता है कि हम लोग को लग रहा है लाइव कॉल में हम लोग जेमिनाई के साथ। तो प्रोसेसिंग में कोई एल्गोरिदम है आपके दिमाग में? प्रोसेसिंग में तो सबसे मेन एल्गोरिदम इधर OCR यूज होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि AIML का अगर बिगनर भी इंसान हो तो उसे मालूम रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि डीप लर्निंग जब इम्प्लीमेंट हुआ था
तो डीप लर्निंग में सबसे फर्स्ट एल्गोरिथम जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो ओसीआर का हुआ था। उसके बाद ही डीप लर्निंग में मीन्स जो है ग्रोथ हुई है, एडवांसमेंट्स आई है। ओके। एंड जो और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हम एमएल एल्गोरिदम है या डीप लर्निंग के एल्गोरिदम है, अगर हमने कहीं पे येलो मॉडल यूज किया, ओके, अब वो येलो मॉडल बहुत ही हैवी होता है यस इन टर्म्स ऑफ अ लाइब्रेरीज एंड ऑल। तो अगर उसको आपको ओवरकम करना रहेगा, क्या ऑप्शंस होंगे हमारे पास? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग डीप लर्निंग मॉडल इम्प्लीमेंट करने का सोचते हैं तो हम लोग एक कोड लिखते हैं जिसमें हम लोग योलो मॉडल का इनिशियलाइजेशन करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। सिर्फ योलो मॉडल ही छोड़ो, बाकी भी हम लोग अगर मॉडल्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग का मेन स्टेप हमारा रहता है इनिशियलाइजेशन, डेटा फीडिंग और फिर उसके बाद हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये चीज जो है, जो हमारा ट्रेनिंग रहता है, मॉडल इनिशियलाइजेशन और फिर डेटा फिटिंग, ट्रेनिंग जो करते हैं हम लोग प्री प्रोसेसिंग करके, ये मॉडल हम लोग अगर सेव कर लेते हैं .pkl फॉर्मेट, जॉबलिब लाइब्रेरी यूज करके, तो अगर हम लोग ये मॉडल सेव कर लिए तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के अलग कोड में वो मॉडल को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये चीज में हमारा इनिशियलाइजेशन बच जाएगा और जो मेन लोड रहता है वो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे पड़ता है, क्योंकि जब मॉडल इनिशियलाइज करते हैं हम लोग तो मोर देन जीबी स्टोरेज वो हमारा यूज करता है रैम में। तो इसके वजह से हम लोग डिप्लॉय भी नहीं कर पाते उसको रियल टाइम सर्वर्स पे। एंड द नेक्स्ट थिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एमएल और डीएल के एप्लीकेशन के बारे में सोचते हैं, तो एज ए स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं होते कि हम क्या क्या यूज कर पाएंगे। और सो दैट अगर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ये सोच के अगर हमें कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि मुझे एमएल डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है या डीएल डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है, तो हम अपने मोबाइल फोन से कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं एमएल और डीएल के अंदर? मोबाइल फोन से, जैसे कि मैंने आपको जेमिनाई का फीचर बताया, तो मोबाइल फोन से जेमिनाई जीपीटी यूज करके हम लोग ओसीआर तो यूज कर सकते हैं। ओसीआर तो सबसे बेसिक फीचर है, आज के टाइम पे मोबाइल्स में वो इनबिल्ट आ रहा है। प्लस हमारा जो हम लोग आईफोन में बहुत पहले से आ रहा है ये फीचर, और आजकल के एंड्रॉइड में भी आ रहा है। जब हम लोग गैलरी में जाते हैं, इमेज को हम लोग होल्ड करके रखते हैं, तो इमेज में जो पर्सन रहता है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक डीप लर्निंग का मॉडल है। डीप लर्निंग इसमें यूज हो रही है कि जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रहा है, प्लस हमारे जो फोटोज रहते हैं वो हमारे फेस के हिसाब से ऑर्गेनाइज होके रहते हैं, जो गूगल फोटोज में भी हम लोग को दिखता है और आज के टाइम पे हमारे इनबिल्ट एल्बम्स में भी रहता है। तो जो हमारे फोटोज क्लस्टरिंग हो जाती है, तो ये बेसिक हमारा क्लस्टरिंग, जो हमारा अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम रहता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का क्लस्टरिंग, तो क्लस्टरिंग वाला एल्गोरिथम इधर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि फेस के हिसाब से फेस डिटेक्शन होगा और फेस के हिसाब से वो क्लस्टर कर लेगा। जैसे कि मेरे फोटोज है तो वो एज अरफा करके अलग से स्टोर कर लेगा, तो मुझे जल्दी में एक्सेस कर सकता हूँ मेरे फोटोज को। तो ये एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट गिबली ट्रेंड, क्यों आया ये मार्केट में? गिबली ट्रेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गिबली से आपको एक मैं पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ कि गिबली आर्ट रहता क्या है। गिबली आर्ट बेसिकली एक हमारे जापान में एक आर्टिस्ट है, उन्होंने अपनी लाइफ पूरी डेडिकेट कर दी आर्ट को डिजाइन करने में। मीन्स उन्होंने खुद ये आर्ट को हम लोग बोल सकते हैं इन्वेंट किया, गिबली आर्ट को। इसमें हमारे डिटेल्स जो रहता है, लाइक जैसे फेस है हमारा, तो फेस पे जो हमारे डार्क स्पॉट्स रहते हैं, पिंपल्स रहते हैं, ये सब हमारे हाइड हो जाते हैं। डिटेल्स को इंक्लूड नहीं करता है वो आर्ट बनाते टाइम। तो यही चीज जीपीटी ने, चैट जीपीटी ने इंक्लूड कर ली कि गिबली आर्ट कैसे बनाए। उन लोग ने मॉडल ट्रेन किया ओपन एआई ने और उसको इंटीग्रेट कर दिया जीपीटी में। अब हुआ ये, जीपीटी ने, मीन्स ये थियरीज है कि ओपन एआई ने सेलिब्रिटीज को पे किया ताकि वो गिबली आर्ट क्रिएट करे, ताकि जो हमारी पब्लिक है, जो फैंस है, उनमें इन्फ्लुएंस पहुंचे कि गिबली आर्ट करके कुछ ट्रेंड आया है। क्योंकि अगर सेलिब्रिटीज करते तो हम लोग भी करते, आम जनता। तो ये देखा देखी इन्फ्लुएंस बन गया, जो गिबली आर्ट था वो ट्रेंड में आ गया। तो चैट जीपीटी ने यही बहाने से सबके इमेज डेटा कलेक्ट कर लिए, और आजकल जो चैट जीपीटी के न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, जो आपने ओपन एआई का सोरा मॉडल देखा होगा, उसमें जो इमेज एंड वीडियो जनरेशन है वो सुपर क्वालिटी का हो गया है।
तो क्यों हो गया? क्योंकि वो लाइव डेटा जो हमारा रियल टाइम डेटा था वो हम लोग ने खुद ही उसको फीड कर दिया मॉडल को। बट चैट जीपीटी को डेटा मिला कहाँ से इतना गिबली ट्रेन के लिए? देखिए जो गिबली आर्टिस्ट थे उन्होंने एक रियल वर्ल्ड इमेज लिया था और एक उनकी पेंटिंग थी। तो ये दोनों बनाने के लिए ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं ओपन एआई को, मीन्स कलेक्ट करने में। सबसे पहला एआई एमएल में स्टेप रहता है डेटा कलेक्शन। तो अगर डेटा कलेक्शन हमारा हो रहा है तो मॉडल ट्रेनिंग इज नॉट अ बिग डील। तो ओपन एआई इज अ ह्यूज सॉफ्टवेयर कंपनी, तो उनके लिए गिबली आर्ट का डेटा कलेक्ट करना इज नॉट अ बिग डील। तो वो डेटा अगर कलेक्ट कर लिए तो आर्ट बनाना तो मीन्स मॉडल ट्रेनिंग का काम है बस। सो देयर इज वन मिथ जो मैंने अपने टेक्निकल स्टूडेंट और एज वेल एज जो प्रोफेसर्स होते हैं और जो टेक्निकल इंथुजियास्ट होते हैं उनसे सुना है कि आपको पाइथन मैंडेटरी आना चाहिए इफ यू वांट टू एंटर इनटू द डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग काइंड ऑफ अ फील्ड। क्या है इसके पीछे का रीजन? देखिए सर, डीप लर्निंग जो है वो पाइथन के पहले आया था। लोगों को यही नहीं मालूम कि डीप लर्निंग जो है वो पाइथन आने के 10 साल पहले आ चुका है ऑलरेडी। अच्छा, डीएल। यस, डीएल। तो सोचो एमएल कितना पहले आया होगा। तो डीप लर्निंग में जैसा मैंने बोला ओसीआर वाला एल्गोरिथम सबसे पहला इम्प्लीमेंट हुआ था, तभी तो पाइथन दूर दूर तक किसी को नहीं मालूम था। उसके बाद हमारा पाइथन आया। पाइथन में हुआ ये कि लाइब्रेरीज बनना शुरू हुई। तो लाइब्रेरीज ने बस काम को आसान कर दिया, हर एक चीज को रेडीमेड प्रोवाइड कर दिया। तो आज के टाइम पे पाइथन आना इसलिए लोग जरूरी बोलते हैं क्योंकि बाकी कोई लैंग्वेज इतनी इजी बची नहीं है। जो पहले लैंग्वेजेस थी जो डीप लर्निंग को सपोर्ट करती थी वो लैंग्वेजेस आउटडेटेड हो गई, मीन्स वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी लैंग्वेजेस। आज के टाइम पे पाइथन में हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के इम्प्लीमेंट हो जाएगा बेसिक। लेकिन अगर हम लोग को डीप लर्निंग इम्प्लीमेंट करना है तो लाइब्रेरी में ऑलरेडी बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उन लोग कभी भी लाइब्रेरी को ओपन नहीं करते, उन लोग डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज कर लेते हैं। ओपन करने पे भले उन लोग को समझेगा नहीं लेकिन एक आइडिया मिलेगा कि लाइब्रेरी बनी कैसे है, स्ट्रक्चर क्या है, तो उससे हम लोग को वर्किंग और क्लियर होगा। तो यही चीज है, पाइथन इसलिए प्रीफर किया जाता है कि पाइथन ने सब चीजों को इजी कर दिया, रेडीमेड कर दिया। यस, बेसिकली दे डोंट नो द पाथ। जैसे हम बोलते हैं ना, क्लास वेरिएबल को मिला के मॉड्यूल बनता है और ऑल द मॉड्यूल्स को मिला के हमारा लाइब्रेरी बनता है और ऑल द लाइब्रेरी को मिला के हमारा पैकेजेस बनता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, बट व्हाट वी कैन डू, उनको कोई बताने वाला चाहिए। वही तो बात है ना सर, आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में यही तो चीज है कि उन लोग सिर्फ उतना ही पढ़ते जितना उन लोग को पढ़ाया जाता है। उन लोग में मीन्स स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी नहीं है रिसर्च करने की। जिनमें रहती है उन लोग को जो पीयर प्रेशर है उसकी वजह से उन लोग की क्यूरियोसिटी भी दब जाती है। कि अगर मीन्स स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी आएगी, भाई मुझे रिसर्च करना है, नहीं यार रिसर्च करूँ कैसे, असाइनमेंट लिखना है, ये चीज आ जाती है। तो ये जो फैक्टर है कि असाइनमेंट्स एंड ऑल, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, तो इसको फॉर्मेलिटी की तरह देखना चाहिए। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या रहता है? असाइनमेंट, सबमिशन एंड ऑल। और जो हमारी मेन चीज है कि टेक्निकल हमारा स्किल्स हम लोग को गेन करना है, वो हम लोग एज ए फॉर्मेलिटी रख देते हैं। तो ये बहुत ही मीन्स फ्यूचर पे इम्पैक्ट कर देता है, बैड इम्पैक्ट। और एक मैंने बहुत जगह नोटिस किया है, लेट्स से स्टूडेंट आर मेकिंग प्रोजेक्ट, एक डीप लर्निंग के टॉपिक के ऊपर वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ओके, और अगर उन्होंने नाम मशीन लर्निंग का दे दिया है तो सामने से ऐसे आंसर आता है, उनके जो गाइड होते हैं, प्रोजेक्ट गाइड, वो आंसर ऐसे करते हैं कि आपने डीप लर्निंग का अल्गोरिदम यूज किया है और नाम तो आपने मशीन लर्निंग का असाइन किया है, प्रोजेक्ट का नाम आपने मशीन लर्निंग दिया है और अल्गोरिदम डीप लर्निंग का कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे डीप लर्निंग में सीक्वेंशियल अल्गोरिदम बार्ड वगैरह यूज कर लिया, ओके, और उसका नाम यूजिंग मशीन लर्निंग कर दिया, वी आर कंप्लीटेड दोज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यूजिंग मशीन लर्निंग, लेकिन नीचे डीप लर्निंग यूज कर लिया। तो ये सही है क्या? ये चीज कैसे आप इसको वैलिडेट करोगे? देखिए नॉर्मली ये जो लेवल के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ये डीप लर्निंग के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो मास्टर्स में बनाए जाते हैं। और अगर आप मास्टर्स लेवल पे एमएल के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करोगे
तो वो मीन्स मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि वो वर्थ इट नहीं रहेगा, क्योंकि जो बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स रहते हैं वो इवन अगर कोई स्टूडेंट 10th पास करने के बाद पढ़ना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो इसलिए डीप लर्निंग का अगर प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर सीक्वेंशियल मॉडल, अगर LSTM यूज हो रहा है, या लेट जैसे आपने बोले BERT यूज हो रहा है, तो अगर BERT यूज करके मॉडल बन रहा है तो हम लोग उसको यूजिंग मशीन लर्निंग के कैटेगरी में भी लिख सकते हैं, मीन्स प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन वो बस ये रहेगा कि ब्राउनी पॉइंट हम लोग बोल पाएंगे कि मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट था, मीन्स मशीन लर्निंग का टॉपिक था, उसमें हम लोग ने डीप लर्निंग इम्प्लीमेंट किया, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बस सामने वाले को समझना चाहिए कि जो मीन्स फैकल्टीज है उन लोग को खुद अगर मालूम है डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का डिफरेंस, तो दे वुड अप्रूव द प्रोजेक्ट, और एल्स दे वुड सिंपली से कि अगर ये मशीन लर्निंग टॉपिक है तो डीप लर्निंग मत इम्प्लीमेंट करो। बट अगर आप देखोगे डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग निकल के मशीन लर्निंग से ही आता है ना। यस एब्सोल्युटली। सो ये ऑब्जेक्शन क्यों? वो यही तो लैक ऑफ नॉलेज हम लोग बोल सकते हैं कि जो फैकल्टीज है उन लोग को नॉलेज ही नहीं है कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है। अच्छा। मीन्स डिफरेंस ज्यादा नहीं है, डिफरेंस बस ये कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस फॉर्म बोल सकते हैं हम। ओके। और जो डीप लर्निंग के लाइब्रेरीज डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं? डीप लर्निंग के लाइब्रेरीज जो डेवलप होते हैं वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के ऊपर से बेस्ड रहते हैं। अच्छा। जो हमारा डीप लर्निंग हम लोग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग CNN ले लेते हैं, तो CNN जो रहता है वो हमारा सुपरवाइज लर्निंग है, उसमें हमारे डिफरेंट लेयर्स रहते हैं, पूलिंग लेयर, फिर हमारा कन्वोल्यूशन लेयर, ओके, सॉफ्टमैक्स लेयर, डिफरेंट लेयर्स रहते हैं। तो हर एक लेयर का जो लॉजिक रहता है वो मशीन लर्निंग बेस्ड रहता है। एक्चुअली हम लोग करा क्या रहे, डीप लर्निंग को मशीन को हम लोग लर्न करा रहे। सिंपली CNN डेवलप किया था सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंडर। यस। ओके, उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का यूज करके। और सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग ये दोनों पार्ट है मशीन लर्निंग। सो हाँ, लाइक सेम इंटेंशन, लाइक सेम रिएक्शन मेरा भी था। अरे भाई, डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, सो व्हाई यू आर सेइंग दैट कि ये मशीन लर्निंग का टॉपिक है, ये डीप लर्निंग का टॉपिक है। सो ऐसे मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्टूडेंट को, विच इज वो नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है, वो वैलिडेट करने वाला कोई तो होना चाहिए। देन ओनली दे कैन गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ ट्रू बेस्ड नॉलेज। यस, जैसे कि अगर हम लोग AIML की ट्रेनिंग में देख ले, अगर डेटा एक्यूरेट नहीं है तो आउटपुट जो आएगा वो भी एक्यूरेट नहीं आएगा। तो सेम ये जो नॉलेज है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ह्यूमन से ही सीखा गया है। अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाया ही गलत जाएगा तो वो आगे इम्प्लीमेंटेशन भी गलत करेगा। तो यही चीज है। ओके, एंड वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, IOFT का क्या रोल रहा आपके लाइफ में? IOFT का सर मैं तो यही बोलूंगा, मेरे AIML जर्नी में IOFT का एक मेजर रोल रहा है। क्योंकि मैं जब ML डेवलपमेंट के स्टार्टिंग बिगनर स्टेज में था, तो मुझे इंटरेस्ट तो था, लेकिन इंटरेस्ट हमारा तब बढ़ता है जब हम लोग को कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलते प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो मेरे पास टॉपिक्स की बहुत कमी थी। ऑनलाइन अगर हम लोग सर्च करेंगे तो हम लोग को वही रियल एस्टेट प्राइस प्रिडिक्शन मिलेगा, फिर ब्रेस्ट कैंसर के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, फिर हम लोग ये सब बेसिक प्रोजेक्ट्स है, ये हम लोग बेसिक ML मॉडल से वो इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं। बट IOFT की वजह से मैंने DL में स्टेप किया, डीप लर्निंग में मैंने स्टेप किया। सर आपको याद होगा, आपने मुझे एक टॉपिक दिए थे ECG अरिथमिया डिटेक्शन का, तो वो टॉपिक जो था वो मैंने समझ लो रात बैठ के मैंने रिसर्च किया था वो टॉपिक पे। मैंने ECG वेव्स भी पढ़ी कि ECG वेव्स रहती कैसे, PQRST। तो P वेव सबसे छोटा रहता है, Q वेव नीचे जाता है, फिर R वेव ऊपर जाता है, S वेव नीचे, और फिर T वेव ऊपर। ये एक हार्ट बीट का साइन रहता है, मीन्स वेव रहता है। तो इसके ऊपर से हम लोग ने ECG सिग्नल्स को डिटेक्ट किया था, और उसमें से हम लोग ने क्लासिफाई किया था कि जो सिग्नल्स है वो अरिथमिया पेशेंट के है कि नहीं। लेकिन मैं यहीं पे नहीं रुका, आपने मुझे वो भी सिखाए थे IoT का काम, ESP8266 में हमने काम किए थे। तो मैं सोचा कि क्यों ना हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ इंटीग्रेट करें।
तो मैंने ESP8266 को हार्ट बीट सेंसर के साथ कनेक्ट किया और जो हमारे इलेक्ट्रोड्स रहते हैं उसको एक चेस्ट पे कनेक्ट कर लिया। 3 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, 1 2 3, ये 3 पोजीशंस रहते हैं चेस्ट पे कनेक्ट करने के। मैंने कनेक्ट किया और ESP8266 में मैंने कोड फीड किया। तो वहां से स्टार्टिंग में तो इश्यूज आ रहे थे, लेकिन जब मैंने 3-4 दिन का टाइम लेके आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचा तो एक अच्छा सा मुझे वेवलेंथ दिखा जो कि सेम फॉर्म में था PQRST के। और जब मुझे वेवलेंथ मिल गया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया कि भाई हाँ, ये अब डेटा मेरे मॉडल को मैं दे सकता हूँ एज एन इनपुट। तो मैंने दोनों चीज को इंटीग्रेट किया और साथ ही साथ में हम लोग को एक रियल टाइम ECG अरिथमिया डिटेक्टर मिल गया जो कि आज के टाइम पे लोग अपने घर में रख के यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो मशीन आती है ECG अरिथमिया ECG की, सिर्फ ECG की, जिसमें ML DL कुछ ना हो, सिर्फ वो सिग्नल्स निकाल के देगा, वो मशीन आती है 37 to 45,000 की मिनिमम। लेकिन हमने जो बनाया हार्डवेयर का, वो 1500 में हमारा बन गया प्रोटोटाइप। तो ये मीन्स एक हम लोग बोल सकते हैं कि जितना हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो उतना ज्यादा हम लोग की ग्रोथ होती है। और IOFT ने मुझे ये प्रोजेक्ट्स के टॉपिक से इंस्पायर किया था। ट्रू। एंड जैसे अगर मैं कुछ एक इंस्पिरेशन लेना चाहूँ आपसे, फॉर एग्जाम्पल आप 20 साल में तो यू आर लाइक ऑलमोस्ट वर्क विद द मशीन लर्निंग algorithm, डीप लर्निंग algorithm, okay, bit of data science topic also. So where you are going to see yourself in the next 5 years and what you want to do in your life? सर देखिए, अगर मैं AI मॉडल रहता तो मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बता पाता, लेकिन एज ए ह्यूमन मैं यही बोलूंगा कि मैं अपनी जो मेरी ग्रोथ हो रही है नॉलेज में, मैं वही ग्रोथ को इसी हिसाब से बढ़ाना चाहूंगा। क्योंकि नॉलेज जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप AI ML ही नहीं, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी फील्ड में हो, तो जैसे 1 घंटा बीत रहा है तो कोई न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो अप टू डेट रहना मतलब यही नहीं कि आज की चीजें जानना, मुझे जो पास्ट है उसके बारे में भी मालूम रहना चाहिए। तो यही चीजें, अपनी नॉलेज को मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहूंगा। ओके। और मैं ये चाहता हूँ कि लाइक हम सब मिलके, बट उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा कि हम हर एक स्टूडेंट के लिए उनका एक असिस्टेंट बनाए। ओके, फॉर एग्जांपल हमारा एक कुछ भी एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे वो एज अ AI असिस्टेंट एक्ट करेगा उस स्टूडेंट के लिए, और किसी भी सब्जेक्ट के लिए या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, सो दैट वो डायरेक्टली उस पर इनपुट दे सके और अप्रोप्रिएट हम आउटपुट उनको सजेस्ट कर सके थ्रू AI असिस्टेंट। सो लेट्स सी, ये जस्ट अभी एक थिंकिंग आया तो हम लाइक मैंने आपसे शेयर किया। अगर हो पाएगा देन फ्यूचर में हम कुछ लॉन्च करेंगे एज लाइक AI असिस्टेंट फॉर द स्टूडेंट। देखिए सर, आज के टाइम पे AI खुद का बनाना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग, हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल है और इन टुडेज एरा कोई भी मॉडल हम लोग को स्क्रैच से ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग कोई भी प्री ट्रेन मॉडल को लेके फाइन ट्यून कर सकते हैं हमारे डेटा सेट के ऊपर से। तो वो फाइन ट्यूनिंग करके हम लोग खुद का एक AI असिस्टेंट बना सकते हैं जो कि स्टूडेंट ओरिएंटेड रहे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करें, और मदद इन द सेंस कि सॉल्यूशन ना प्रोवाइड करे, वो हेल्प करे लॉजिक बिल्डिंग में, क्योंकि सॉल्यूशन तो बाकी AIs भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे होता है कि थिंकिंग कैपेसिटी ह्यूमन की कम होती है। समथिंग लाइक स्टोरी टेलिंग, कुछ स्टोरी बताए उसके हिसाब से हम थिंक करना चालू करें। ओके, so thank you so much for coming over here and sharing your great thoughts with us, and IOFT always give you such kind of opportunity. आज हम एक रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, कल हम एक बहुत बड़े जगह जाके दूसरे को ये चीज एक्सप्लेन करेंगे। ओके, so thank you so much. I hope you have enjoyed whatever we have conducted in terms of a podcast. Thank you sir, my pleasure joining here. Yes, thank you so much. Thank you for watching our video. If you are industry professional or the student, and if you are facing any kind of a problem related to the AI ML, please comment it out. We will love to solve your problem through our podcast.